हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपकी एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आते हैं और बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें यदि आप सही करेंगे तो पूरा मार्क्स मिलेगा और गलत करते हैं तो कोई भी मार्क्स नहीं मिलता है। तो आपकी एग्जाम के लिए बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही सिंपल भी होते हैं। यदि आप इन्हें एक बार भी देख लें तो 100% कर लेंगे। तो आइए इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला प्रश्न है दीर्घ संधि का सूत्र लिखिए। अब दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? तो हर संधि का अपना एक सूत्र होता है संस्कृत में। जैसे दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घा। अब इसका तात्पर्य क्या होता है, अगर ये आपको पता है तो और भी अच्छी बात है। तो अकः सवर्णे दीर्घा का मतलब है कि यदि आ और आ साथ में आते हैं तो ये हो जाएंगे बड़ा आ और आ साथ में आते हैं तो भी ये होंगे बड़ा आ। ई और ई साथ में आते हैं तो ये भी हो जाएंगे बड़ी ई। अर्थात दीर्घ संधि के जितने सूत्र हैं, हर्ष के बाद सेम स्वर हर्ष या दीर्घ में आता है तो वो मिलकर दीर्घ हो जाता है। तो ये है दीर्घ संधि का सूत्र अतः अकः सवर्णे दीर्घा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रत्यय प्रयोग किया गया है? इन सभी शब्दों में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो विभक्ति बताने के लिए आपको रूप याद होना चाहिए। यहाँ पर ये षष्ठी विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। इस श्लोक का अर्थ आपको बताना है। न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः अर्थात न्यायात मीन्स होता है न्याय के, पथः मीन्स मार्ग, प्रविचलन्त मीन्स विचलित नहीं होते हैं, पदम मीन्स पैर, ना मीन्स नहीं, धीरा मीन्स धैर्यशाली पुरुष। धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात पीछे नहीं हटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो 21 को संस्कृत में कहा जाता है एक विंशति। 19 के लिए हम लिखेंगे एकोनविंशति और 21 के लिए लिखेंगे एक विंशति, द्विविंशति, त्रयविंशति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जा का उच्चारण स्थान लिखिए। तो जा जो है ये चा वर्ग से संबंधित है, चा वर्ग से, और चा वर्ग में आते हैं जा, छा, जा, झा। इन चारों का उच्चारण स्थान होता है तालु से। तो आप सभी वर्ग का उच्चारण स्थान याद रखेंगे। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? नमः में कौन सी विभक्ति है ये आपको बताना है। तो विभक्ति के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक या दो रूप याद रखना होगा और उन्हीं से मिला के आप विभक्ति बता सकते हैं। तो नमः की जो विभक्ति होती है वो चतुर्थी विभक्ति है। तो यहाँ पर सही जवाब है चतुर्थी विभक्ति है नमः में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा, यहाँ पर चौ से संख्या का बोध हो रहा है 4। तो जब भी संख्यावाचक शब्द आ जाए संख्यावाचक शब्द आपको दिखाई दे तो वहां पर द्विगु समास होगा। तो संख्यावाचक शब्द के केस में हमेशा द्विगु समास होता है। तो यहाँ पर चौमासा, चौमासा मीन्स 4 मासों का समूह, तो इसमें द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधि का अर्थ बताइए। संधि का तात्पर्य होता है जोड़ना। जब हम दो स्वर या दो व्यंजन को मिलाते हैं तो उनमें जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं पव धन अकह। पव में है औ और अकह में है आ। औ और आ को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा आव और बनेगा पावकह। तो यहाँ पर जो परिवर्तन हुआ है
यही परिवर्तन कहलाता है संधि। तो जब दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उत्पन्न होने वाले परिवर्तन या विकार को संधि कहा जाता है। संधि तीन प्रकार के हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इन सब के बारे में डिटेल में क्लास आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो ये क्वेश्चन आ गया, 1 नंबर के ही आएंगे ये क्वेश्चन। अगर आपसे पूछता है संधि के प्रकार तो आपको सिर्फ नाम लिखना है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है। तो अभी हमने कहा संधि के 3 प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधि होती हैं। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों है संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेश्वर सूत्र के जनक कौन है और महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? महेश्वर सूत्र संस्कृत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको लगभग याद भी होगा। महेश्वर सूत्र के जनक है महर्षि पाणिनि और महेश्वर सूत्रों की संख्या है 14। तो ये साथ ही साथ अगर आप महेश्वर सूत्र को ही याद रख सकें तो और बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में कितने प्रत्याहार हैं? महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में कितने प्रत्याहार बताए हैं? तो टोटल 42 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण में बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो अक प्रत्याहार में 5 वर्ण आते हैं, अ, ई, उ, री और रे। ये पांचों वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? तो एक प्रत्याहार में 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। ये चारों वर्ण आते हैं एक प्रत्याहार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण के कितने भेद होते हैं, अर्थात वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो वर्ण को 2 भागों में बांटा जाता है। पहले होते हैं स्वर, जिन्हें अच भी कहा जाता है संस्कृत में, और दूसरे होंगे व्यंजन। व्यंजन को हल कहा जाता है। तो ये 2 प्रकार हैं वर्ण के। अब स्वर की संख्या, व्यंजन की संख्या, स्वर भी कितने प्रकार के होंगे, व्यंजन भी कितने प्रकार के होंगे, ये सभी पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी हमने वर्ण के प्रकार देखा था, अब स्वर के प्रकार देखते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। इन सभी क्लासेस को और डिटेल में आप देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट में जाकर। हम अभी कर रहे हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा डिटेल में और ना ही बहुत कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी इसके पहले था स्वर के प्रकार, अब व्यंजन के प्रकार। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतः अस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। तो ये 3 प्रकार होते हैं व्यंजन के। इनके बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः अस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, नाम बताना है। तो या, रा, ला, व, इन चारों को कहा जाता है अंतः अस्थ व्यंजन। अंतः अस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्म व्यंजन का नाम बताना है। तो ऊष्म व्यंजन कहा जाता है शा, शा, शा और हा को। ये चारों कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। साथ ही साथ इनकी संख्या भी याद रखेंगे। अंतः अस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन दोनों की कुल संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ता, था, दा, धा, ना का उच्चारण स्थान बताइए। ता, था, दा, धा, ना ये ता वर्ग से संबंधित हैं
और ता वर्ग में आता है ता था दा धा ना। इन सभी का उच्चारण स्थान होता है दंत। तो ध्यान रखेंगे ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत, चा वर्ग का तालु, का वर्ग का कंठ, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं पांचों वर्गों को स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। तो व्यंजन से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे अगली क्लास में करें। तब तक आप अच्छे से तैयारी करते रहें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस आप तक पहुंचती रहे।